वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है दिवांशु गर्ग एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। और यहाँ पर चैप्टर 1 में मतलब जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, जो उसमें मेन टॉपिक्स है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर हम उसके बाद करेंगे स्टार्ट। तो इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इन दोनों को यूज करके हम सीखेंगे कि हमने कैसे HCF करना है फाइंड आउट। उसके बाद हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो ये टॉपिक है ये बेस है डिवीजन के ऊपर, और ये टॉपिक बेस है मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसका एक दूसरा नाम भी है जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने 10th से पहले छोटी क्लासेस में आपने इसकी हेल्प से HCF और LCM फाइंड करना सीखा होगा। तो 10th क्लास में हम दो चीजें और सीखेंगे। प्रूविंग जब हमने किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना हो हम वो सीखेंगे। साथ में इस थ्योरम को यूज करके हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो वे है कि आप उस रैशनल नंबर को पूरा लॉन्ग डिवीजन से पता लगाओ। दूसरा है बिना लॉन्ग डिवीजन से हम इस थ्योरम की हेल्प से कैसे पता कर लें कि वो रैशनल नंबर मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम रियल नंबर्स के बारे में एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि रियल नंबर्स कितने तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ एक ही फर्क है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, मतलब -1, -2, -3, देन 0, देन 1, 2, 3 एंड माइनस जो है, हम माइनस क्यों यूज करते हैं किसी भी नंबर के आगे? क्योंकि माइनस का मतलब अलग अलग होता है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कि अगर आपने टेम्परेचर देखना हो, अगर आपने कोल्ड टेम्परेचर देखना हो तो हम उसको माइनस साइन के साथ डिनोट करते हैं। अगर आप कभी लिफ्ट में गए हो और आपने अंडरग्राउंड जाना हो तो हम उस अंडरग्राउंड फ्लोर को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव हो, ठीक है, तो हम उस नेगेटिव बैलेंस को माइनस के साथ हम करते हैं, शो करते हैं। तो ऐसे ही माइनस का साइन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मतलब बताता है। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। Q जो है वो 0 नहीं होता और P 0 हो सकता है। अगर Q नीचे 0 आ जाए, क्योंकि जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि Q 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है। अगर Q 0 आ जाए, अगर P/0 आ जाए तो ये एक रैशनल नंबर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अब देखो, अगर मैं लिखूं 20/2, लेट्स से आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं और आपने 20 चॉकलेट्स को 2 बच्चों में बांटनी है, तो हर एक के पास कितनी आएगी? 10 चॉकलेट्स। अब अगर मान लो कि मैं यहां पे 0 लिखता हूं, और एक और बात, इंपॉर्टेंस किसकी होती है? इंपॉर्टेंस होती है जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि मुझे जो चीज बांटनी है वो कितनों में बांटनी है। तो अगर मुझे पता होगा कि मुझे वो चीज इतनों में बांटनी है, तभी मैं उसको फ्रैक्शन में लिखूंगा या मैं उसको P/Q की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, अब मेरे पास 20/0 है।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं, बट आपको यही नहीं पता कि आपने 20 चॉकलेट्स को कितनों में बांटना है। एक में बांटना है, दो में बांटना है, तीन में बांटना है, मतलब जितने लोगों को देना है आपको पता ही नहीं है वो। ठीक है, तो अगर पता ही नहीं है तो, क्योंकि जीरो है, जीरो मतलब मेरे पास कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके दो मतलब आ सकते हैं। पहली बात कि 20 ओवर जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं। अगर 20 को बांटना ही नहीं है तो इसको फिर इस तरह से क्यों लिखा? ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो इसका मतलब नहीं निकलता। दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 20 ओवर जीरो मतलब मेरे पास कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम मैथ्स में कहते हैं अनडिफाइंड, कि ये नंबर जो ये फ्रैक्शन है ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसको P ओवर Q की फॉर्म में, या इसको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि रैशनल नंबर में Q जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका मतलब नहीं निकलता। अगर मैं इसको मैथमेटिकल वे से सॉल्व करूं, अगर मेरे पास अंदर 20 है और यहां जीरो है, तो यहां पे जीरो वन जा भी जीरो आएगा और मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 20। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं यहां पे 2 लिखूं तब भी आएगा जीरो, अगर मैं यहां पे 20 लिखूं तब भी आएगा जीरो। मतलब मेरे पास यहां पे जो क्वोशंट है वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता, आ ही नहीं सकता स्पेसिफिक। ठीक है, तो मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं हो सकता इस केस में, इसीलिए इसको बोला है अनडिफाइंड। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है। तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये रैशनल नंबर है ही नहीं। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर अब P जीरो हो सकता है, मतलब 0 ओवर 20। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ? नीचे 20 है, मतलब मुझे कुछ भी अगर बांटना है तो मुझे वो 20 में बांटना है, या 20 लोगों को बांटना है। अब इसका मतलब निकलता है कि मुझे 20 लोगों को कुछ नहीं देना, तो उनके पास कुछ नहीं आएगा। इसका फिर भी मतलब निकलता है, और पिछले वाले केस में मतलब नहीं था, इसलिए हम उसको P ओवर Q, मतलब Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था रैशनल नंबर, उसकी कंडीशंस। अब रैशनल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी देखा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पता करना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। उसके पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए रैशनल नंबर के बारे में, और जो दो केसेस हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर ही दो केसेस आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको मेरी स्पीड बोलने की बहुत स्लो लग रही है तो आप YouTube में एक ऑप्शन आती है सेटिंग, आप सेटिंग में जा करके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। अब है टर्मिनेटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि एक रैशनल नंबर है P ओवर Q, ठीक है, या फिर 10 ओवर 5, या फिर 3 ओवर 5, या फिर एक और एग्जांपल है 258 ओवर 3125। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं। अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो जिस रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा क्वोशंट, और R कितना आएगा? 0। इसको करेंगे सॉल्व तो मेरे पास Q कितना आएगा? 0.6, और R कितना आएगा? 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? जो Q है वो कितना आएगा? वो आएगा 0.08256, 0.08256, और रिमाइंडर आएगा 0। आपके पास देखो यहां पे रिमाइंडर बिना डेसिमल के आ गया। ठीक है,
अगर आपको दिख रहा हो तो इस केस में भी मेरे पास r जो है वो 0 आएगा। ठीक है, इस केस में भी 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर बिना डेसिमल के 0 आ गया, यहाँ पे डेसिमल बट जल्दी आ गया 0, और यहाँ पे भी r 0 है लेकिन बहुत सारे नंबर मतलब आगे आगे डिवाइड करने के बाद आया है। यहां पर पॉइंट ये है कि अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है वो होगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। चाहे आपके पास क्वेश्चन जितना मर्जी लंबा आ जाए, उसका नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है रिमाइंडर 0 आने की। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको हम, जो ये ऑप्शंस आई हैं, इसको हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 6/10 हमने लिख दिया, इसका कितना आएगा 8256 ओवर 2345, 1 लाख। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो टर्मिनेट, रुक गया या पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर टर्मिनेटिंग मतलब कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? जो पूरा का पूरा डिवाइड ना हो, जो डिवाइड हो ही ना, मतलब कि जब मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, लेट्स से कि 1/3, ये कॉमन एग्जांपल है। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास क्या आएगा 0.333, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली आगे आगे आ जाएगा। मतलब आपके पास रिमाइंडर 0 इस केस में नहीं आ सकता। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। मतलब कि मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा लेकिन जो मेरे पास रिमाइंडर है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, और इस केस में जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा लेकिन रिपीट होता रहेगा, और उसका जो असर है वो कोशेंट में दिखाई देगा, कोशेंट में। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे 1 है, 3 आ गया। ठीक है, 3 0 0, 1 डेसिमल लगाया 0, देन 3 3 9, सॉरी यहां पे जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। 1 आ गया, देन 0 आया, फिर 3 3 9, देन 1, फिर 0 हमने ले लिया, मतलब पॉइंट के पास 0 0, तो 3 3 9। तो मतलब कि जब रिमाइंडर बार बार वही आ रहा है तो उसका असर कोशेंट में नजर आ रहा है, जो कि कोशेंट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखें कि इसको, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते एज सच। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास 3 3 3 ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, और यहां पे 1 2 3। अगर आप देखें कि ये कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक इंटीजर नहीं है। पी और क्यू क्या है? एक स्पेसिफिक इंटीजर है, लेकिन मैं इसकी अगर देखूं इसकी तरफ तो ये एक स्पेसिफिक इंटीजर नहीं है। लेकिन आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट किया होगा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी हम 10th कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि हमें वो कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि हमें इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वीडियो इसके ऊपर 9th क्लास के ऊपर जो ये कॉन्सेप्ट है मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो इसको भी हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो एक रैशनल नंबर है, तभी वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है, अब ये हुआ खत्म। अच्छा, अब रैशनल नंबर आपको पता है कि हमने अगर किसी भी चीज को लाइफ में डिवाइड करना हो तो हम P और Q की फॉर्म में लिखते हैं। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है 1/7, लेट्स से 1/7। अब इसका जो है इसका आएगा करके डिवाइड 0.14 2857, उसके बाद फिर से 142857, ये भी
नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, मतलब इतना ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब लाइफ में ऐसा कॉन्सेप्ट कहां यूज होगा? ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास 1 मीटर का कपड़ा है और आपने उस 1 मीटर के कपड़े को 7 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो अगर आप 1 मीटर कपड़े को 7 हिस्सों में बांटोगे तो जो हर एक हिस्सा होगा वो 0.14 के आसपास आएगा, मतलब 0.14 लेंथ के आसपास आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पूरी की पूरी बट जाए। उसके बाद है, अब ये था कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर के बारे में। अब हम करते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर मतलब कि जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब ना तो वो नंबर टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएंगे, ना वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं? √2, √3, √5। अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो, ठीक है, जो उसका आंसर आएगा वो इरैशनल नंबर, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे अगर मैं √4 लूं तो मेरे पास 2 आता है। इसका मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब 4 का स्क्वायर रूट मतलब कि 4 की जड़ क्या है? रूट मतलब कि जड़। ठीक है, मतलब 4 किस नंबर को स्क्वायर करके बना है? ठीक है, तो 4 का 2 आता है। 2 क्या है? 2/1 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही √25 अगर हम लेते हैं तो 5 आता है। 5/1 क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेकिन √2 जो है वो इरैशनल नंबर है, क्योंकि इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.414। सिर्फ इतना ही नहीं, जस्ट वेट, 1.414 213 and then 562 373। ठीक है, मतलब कि ये एंड नहीं हो रहा, मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए बोला है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर आप आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसमें से कुछ भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, मतलब हर टाइम एक डिफरेंट डिजिट आ रहा है। जैसे इसमें अब यहाँ 414 है और यहाँ पे आगे बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस हैं अप टू 65। ठीक है, उसके बाद भी है। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। जैसे हमने देखा 1/7 में जो आंसर आया 0.142857, 0.142857 फिर से वही सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा केस इसमें नहीं आ रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग हुआ और हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये इरैशनल है। ठीक है, सेम है। इसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब इसको हमने देखो, ये नंबर बहुत बड़ा है और इसको हमने √2 लिखा, क्योंकि हम हर टाइम इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने इसको √2 लिखा। क्योंकि √2 को जब हम स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको आता होगा, ठीक है, 8th क्लास में हमने किया है, तो जब हम √2 को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इतनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय हम एक छोटा सिंपल लिख देते हैं √2, वो ज्यादा इजी है। तो हर एक नंबर की वैल्यू है लाइफ में, हर एक नंबर का यूज है लाइफ में। तो ये था एक ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि और स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो लॉन्ग डिवीजन की एक रीस्टेटमेंट है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो मैं एनसीईआरटी बुक को रेफर कर रहा हूं। तो इसमें लिखा है कि इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। पहली बात, हम इस चैप्टर में पॉजिटिव इंटीजर को ही लेंगे। It says any positive integer a can be divided by another positive integer b। ठीक है, मतलब कि उसने बोला है any positive integer a can be divided by another positive integer b, कि एक a इंटीजर है, जब मैं उसको b से करता हूं डिवाइड in such a way that it leaves a remainder r, कि मेरे पास एक r रिमाइंडर बचता है, यहां पे कोई ना कोई q आएगा, दैट इज स्मॉलर देन बी, मतलब जो भी आर आएगा वो बी से कम होगा। अब आप कहोगे कि ये तो हमें पता है कि हमने लॉन्ग डिवीजन में यही चीज हम लॉन्ग डिवीजन में करते आए हैं, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्यों पढ़ें। यहां पर हमने एक और चीज है जो शायद हमने लॉन्ग डिवीजन में मतलब उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो, उसने बोला है कि r इज लेस देन b। ये हमें पता है कि r जो है वो यहाँ पे जो r बचता है वो b से छोटा होता है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन ने हमें ये नहीं बताया या हमने ध्यान नहीं दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं r आने की, रिमाइंडर आने की। इस केस में लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, 36 और मैं इसको करता हूं डिवाइड 5 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 5 7 35, तो ये 1 आ गया। अब जो 1 है वो 5 से छोटा है। अगर मैं डिवाइड करता हूं, 36 आ गया 37, देन 5 7 35, तो ये आ गया 2। ठीक है, इसका मतलब ऐसे ही अगर हम आगे आगे करते जाएंगे तो मेरे पास r की पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है। r हो सकता है 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, बस 5 अगर आएगा तो वो आगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं 38, तो 5 7 35, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 39 को करता हूं डिवाइड 5 से, तो मेरे पास 5 7 35, तो ये 4 आ गया, ये हमने 4 कर लिया। अगर मैं करता हूं 40 को डिवाइड, 40 को 5 8 40, मतलब मेरे पास नीचे रिमाइंडर 5 आ ही नहीं सकता, 0 1 2 3 4 आ सकता है। और अगर हमने इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि जो r है वो 0 भी आ सकता है, इक्वल टू, मतलब ये लाइन मतलब इक्वल टू है, 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। b मतलब कि डिवाइजर, इससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसको हम आगे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। एक और बात कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जब आप कंप्यूटर में जब कोई भी हम फॉर्मूला लिखते हैं या हम जब भी हम कंप्यूटर में कोई नई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पहला एक एग्जांपल था जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के तौर पे यूज हुआ। ठीक है, ऐसे हम प्रैक्टिकल में लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज हुआ। तो इसलिए हमें यहां पर भी सीखने की जरूरत है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। उसके अलावा अब हम एक एग्जांपल, हम एप्लीकेशंस करते हैं कि कहां कहां यूज होता है। तो
अब जैसे यहाँ पे हमने किया था डिवाइड 5 से, अगर मुझे चेक करना हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मुझे चेक करना हो इसको, इस चीज को मैं क्या क्या लिखूंगा, 37 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2। ठीक है, ये हम यूजुअली चेक करने के लिए ही हम इस स्टेटमेंट को लिखते थे। इसको ही अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट कर दूं तो ये होता है ए, ये बी, S7 मतलब Q, और ये R। तो ये है मेरे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। और जो R है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। और ये हर एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर के लिए प्रूव्ड है। चाहे आपके पास B जो है वो 75 हो, 76 हो, तो उस केस में R आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशंस। अब देखो आपके एग्जांपल में दिया हुआ है, उसने बोला कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो वो 2q की फॉर्म में होगा। अब देखो, अब यहाँ पे 2q की फॉर्म में है, q मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के लिए है, इन्होंने q जो है वो लेटर यूज किया हुआ है। अब मेरे पास 14 है, 14 क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 क्या एक तरह से Q है, अगर मैं इसको 7 को अगर मैं Q नाम दे दूं तो 2Q। ठीक है, तो हर एक इवन इंटीजर जो कि पॉजिटिव है वो 2Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहां पे प्लस में कुछ नहीं है, मतलब प्लस में 0 हुआ। तो अगर आप देखें, अगर यहां पे मैं a लिख दूं, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, तो एक्चुअल में मैंने जब उस इंटीजर को जो कि इवन है, जब मैंने उसको 2 से किया डिवाइड, तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मेरे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास ऑड इंटीजर है, अगर ऑड है तो वो 2q प्लस 1 हमेशा आएगा, मतलब आपके पास रिमाइंडर हमेशा बचेगा। ठीक है, अगर हमने प्रॉपर लिखना हो, अगर हमने प्रॉपर समझना हो, ये तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से आए, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अब यहाँ पे ऑड है, ऑड इज इक्वल टू 2q प्लस 1, मतलब कि जब मैं उस इंटीजर को ऑड को 2 से करता हूं डिवाइड, तो मेरे पास कुछ ना कुछ आएगा, क्वेश्चन आएगा, और मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। लेट्स से 13 है मेरे पास, मैंने इसको किया डिवाइड 2 से, तो 2 6 था 12 और ये 1। ठीक है, तो 13 को मैं 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 लिख सकता हूं, मतलब 2q प्लस 1। ये एक फॉर्म है जो आप पहचान सकते हो। अभी ये आपकी छोटी क्लासेस है, अगर आप बैंक एग्जाम देते हो और कहीं और कोई और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई 2q कौन सी फॉर्म है, जो कि और 2q प्लस 1 कौन सी फॉर्म है। तो 2q एक इवन इंटीजर की फॉर्म है और 2q प्लस 1 एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है। ठीक है, अब हम करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। अब उसके बाद उसने बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, अब उसने बोला कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3।
वेयर क्यू इज सम, मतलब क्यू जो है वो इंटीजर हो सकता है, क्यू इज सम इंटीजर। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं क्या लिखूं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम जानते हैं कि जो इंग्लिश के लेटर हम यूज करते हैं वो एक्चुअल में मैथमेटिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए जो है वो मैथमेटिकल वैल्यू को करता है रिप्रेजेंट। अब उसने बोला है कि अब ये हाफ क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने यहां मेन क्वेश्चन लिख दिया है। तो यहां पे उसने बोला है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। तो यहां पे अब देखो ए हमें क्या प्रूफ करना है कि a इज इक्वल टू, जो ऑड है ये ऑड है, ऑड जो है 4q+1 की फॉर्म में होगा या 4q+3 की फॉर्म में होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि मुझे उस ऑड इंटीजर को 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहां पे 4 आ रहा है। और हमने पहले देखा था, अभी देखा हमने कि जब हम किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं चेक करने के लिए, जैसे अब देखो यहां पे अगर मैं 9 दूं और मैं इसको डिवाइड करूं 4 से, तो 4 2 8 आ गया, यहां पे 1 आ गया। मतलब 9 एक ऑड इंटीजर है, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2 क्वोशंट आ गया और 1 रिमाइंडर आ गया। तो ये इसी की फॉर्म में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 9 को 4 से डिवाइड किया होगा, तब मेरे पास कोई ना कोई क्वोशंट आया और मेरे पास 1 आया रिमाइंडर। ऐसे ही अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं, इसका मतलब क्या है कि मुझे b जो है वो 4 लेना है। सो लेट a be any positive odd integer and by using Euclid division lemma b is equal to 4। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आगे। अब देखो अगर मैं b को 4 लेता हूं तो मेरे पास r आने की पॉसिबिलिटीज क्या है। सो therefore possibilities for remainder r, क्या आ सकता है r, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो पॉसिबल इंटीजर्स हैं, क्योंकि r जो है वो या तो 0 आ सकता है या 1 या 2 या 3, तो मतलब पॉसिबल ऑल पॉजिटिव all possible positive integer are in the form of 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3। तो अगर आपने नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो मतलब मेरे पास जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर मैं उन इंटीजर्स को डिवाइड करता हूं 4 से, तो मेरे पास ये 4 तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं नंबर्स। मतलब सारे नंबर्स जो हैं वो कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें। ठीक है, अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो वो जो 8 है वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर मैं 9 को करता हूं डिवाइड 4 से तो वो आएगा इस कैटेगरी में।
अगर मैं 10 को करता हूं 4 से डिवाइड तो आएगा इस कैटेगरी में, मतलब मेरे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। और अगर मैं 11 को करता हूं 4 से डिवाइड तो वो आएगा इस कैटेगरी में। इसलिए कुछ नंबर जो है वो इसमें आएंगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, लेकिन सारे नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स हैं इस यूनिवर्स में, पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स इन चारों में ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इजी वे है कि 4 केसेस ने सभी नंबर को कवर कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं आगे डिस्कशन। बट अभी यहां पे मैंने लिखा है ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहां पे ऑड की बात नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन में था ऑड। अभी मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूं कि जनरली जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर आप उसको 4 से करते हो डिवाइड तो आपके पास सिर्फ ये 4 केसेस बन सकते हैं। अब देखो, अब यहां पे 4 प्लस में कुछ नहीं है, मतलब प्लस में 0 है और ये एक इवन है। अगर आप एक इवन इंटीजर को, अगर आप एक इंटीजर को इवन नंबर से डिवाइड करते हो और वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब ये वाला इस केस में इवन होगा। आप चाहे चेक कर लो, अगर 12 है, अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो मेरे पास 0 आएगा रिमाइंडर, और 12 क्या है, एक इवन नंबर है। 36 है, 40 है, 44 है, 48 है। ठीक है, मतलब जो भी इंटीजर, अगर हम किसी भी इंटीजर को 4 से करते हैं डिवाइड और मेरे पास R0 आ जाता है तो मतलब वो इंटीजर इवन ही होगा। ऐसे इस केस में a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 है। अब पहली बात ये इवन होगा क्योंकि 4 एक इवन नंबर है और इवन मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, जो 4q है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 4q जो है वो एक इवन, इतना पोर्शन इवन होगा। और यहां पे हम ऐड करें इवन, ये साथ में इवन ऐड हो रहा है और ये भी इवन है, तो इवन प्लस इवन, ये एक पूरा नंबर क्या होगा, इवन होगा। मतलब इस केस में भी जो a है वो इवन होगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कि तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचती है, अब हमारे पास बचती है a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो सकता है और 4q प्लस 3 हो सकता है, और ये ऑड ही होगा क्योंकि इवन की हमने पॉसिबिलिटीज देख ली कि भाई जितने की कुछ इंटीजर्स जो हैं अगर जो इन दोनों में आते हैं वो इवन होंगे, वो ऑड नहीं हो सकते। तो ऑड के लिए क्या क्या केसेस बच गए, ये वाला केस बच गया और ये वाला केस बच गया, तो ये ऑड है। ठीक है, अगर इसको लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, पहले यहां तक लिखने के बाद कि ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। ठीक है, नाउ वी नो दैट फोर क्यू and 4q plus 2 are the cases of even positive even integers। ठीक है, therefore odd positive integers are in the अगर हमने ऊपर लिख सकते हैं are in the form of 4q plus 3 and 4q plus 2। सॉरी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। और इससे अगर आपने और अच्छा प्रेजेंट करना है पेपर में तो आप एग्जांपल दे सकते हो उनको।
हालांकि ये आपकी बुक में प्रॉपर लिखा होगा, तो मैंने एक बार फिर भी लिख के आपको दिखा दिया। तो एग्जाम्पल आप शो कर सकते हो कि इफ ए इज इक्वल टू, आप कोई भी ऑड ले लो नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले लो, लेट्स से 4 इज इक्वल टू 39, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 4। सो 39 4, तो ये आ गया 8, 8 4 द 30, सॉरी 32 9 6 द 9 से जाएगा 36, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर आ गया। सो 39 इज इक्वल टू 4 9 प्लस 3, 4q प्लस 3, वेयर q इज इक्वल टू 9। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हो सोच के, जिसमें आपके पास r जो है वो आएगा 1 आएगा। ये दोनों स्टेटमेंट हर एक ऑड नंबर के लिए ट्रू है अगर आप उस ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो। अब अगर हमने इसी स्टेटमेंट को यूज करना हो प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हमारी ये एक तरह से ये आपको रिजल्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आप इन रिजल्ट्स को कैसे यूज कर सकते हो। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन आया पेपर में कि एक आपको नंबर दिया हुआ है और आपने उसको करना है 4 से डिवाइड, और वो जो है नंबर जो है वो 4, वो जो नंबर है वो ऑड है। अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर में या तो 1 आएगा या 3 आएगा। अगर उसको हम फर्दर आगे करते हैं डिवाइड, तो मतलब आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा डेसिमल में। तो डेसिमल में आपके पास 2 ऑप्शन आ सकती हैं। अगर मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करता हूं, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कैसे हेल्प कर सकता है। अगर मैं इसको आगे करता हूं डिवाइड, तो ये पॉइंट लगा के 0 आ गया, ठीक है, देन 4 7 28, मतलब कि यहां पे 2 आ गया, मतलब कि आपके पास जो पहला डेसिमल होगा वो 7 आएगा। और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस आती हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस आती हैं तो फिर ये आपके लिए एक याद रखने का एक वे हो सकता है। ऐसी 1 के लिए अगर 1 आता है नीचे, तो ये अगर यहाँ पे हम 0 कर ले, लेट्स से 9 है, तो 4 2 8, यहाँ 1 आ गया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, तो 4 2 8, तो मतलब डेसिमल के बाद या तो 2 ऑप्शन आ सकती है आंसर में या 0.7 आ सकता है, तो आपके आंसर्स में आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एग्जांपल हो चुकी है। अब हम लेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, मतलब 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer, ठीक है। अब देखो, उसने बोला है सेम है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो लेट, और यहां पे जरूरी नहीं कि आपने ए ही लेना है, आप कोई और लेटर भी ले सकते हो। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और अगर हम इस स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि जरूर इन्होंने इस इंटीजर को 6 से डिवाइड किया होगा, ठीक है, ये 6 से डिवाइड किया होगा। तो मतलब इन्होंने मुझे एक हिंट तो दे दिया कि हम b को क्या लेंगे। सो यूजिंग
यूक्लिड डिवीजन लेमा b इज इक्वल टू 6। अगर हमें b नहीं पता तो हमें क्या पता कि उस इंटीजर को किससे करना है डिवाइड। तो हमें b पता होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम b को यहाँ पे 6 लेंगे, क्योंकि हमें 6 प्लस 1 मतलब उस इंटीजर को 6 से डिवाइड किया होगा या हमने करना है। तो अगर मैं 6 से करता हूं डिवाइड किसी भी इंटीजर को, सो पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर या फॉर रिमाइंडर आर, जो आर है वो क्या क्या आ सकता है, आर आ सकता है 0 1 2 3 4 5, यही आ सकता है, क्योंकि आर जो है वो बी से छोटा होता है, बी 6 है तो आर क्या आएगा 6 से छोटे आएंगे। उसके बाद यहां पे उसके बाद तो अगर बी 6 है तो अगर हम जनरली बात करें तो इंटीजर्स किस फॉर्म में आ सकते हैं। सो देयरफॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या आ सकता है, a इज इक्वल टू, अभी हम सिर्फ ऑड की बात नहीं कर रहे, हम जनरली बात कर रहे हैं। a जो है वो 6q आ सकता है क्योंकि 0 है मेरे पास r, ठीक है, और 6q प्लस 1 आ सकता है, 6q प्लस 2 आ सकता है, 6q प्लस 3 आ सकता है, ठीक है, 6q प्लस 4 आ सकता है, उसके बाद 6q प्लस 5 आ सकता है, ठीक है। मतलब जो सारे इंटीजर्स है अगर आप उसको 6 से करते हो डिवाइड तो वो इन फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं। अब देखो फिर से करते हैं कि इसका हम कर लेंगे नीचे, ये इधर और ये इधर। अब इस वाली कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं, 18 आ सकता है क्योंकि 18 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 24 आ सकता है नंबर इसमें, इस वाली फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। इस वाले केस में 19 आ सकता है, इस वाले केस में 20 आ सकता है, 20 इंटीजर है, अगर आप उसको 6 से करते हो डिवाइड तो आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे 21 आ सकता है, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23। ये नंबर है, ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, शो दैट एनी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें एक्सरसाइज में 1.3 एक्सरसाइज है, सॉरी 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और आप देखो कि यहाँ पे 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो मतलब हम अगर किसी भी इंटीजर की बात करें, इसलिए हमने ये सारे फॉर्म्स लिए हैं, क्योंकि ये हमें ये बताते हैं कि ये जो फॉर्म्स है ये एक्चुअल में सभी नंबर्स को, सभी इंटीजर्स को कवर करते हैं। जितने भी नंबर हैं, 1 करोड़ 1 मिलियन, मतलब जितने भी नंबर है, अगर आप उनको 6 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर इन 5 की कैटेगरी में, ठीक है, सॉरी इन 6 की कैटेगरी में के अलावा और कोई कैटेगरी में नहीं आ सकते। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑड इंटीजर तो सेम है। अब यहां पे ये एक इवन नंबर है, ठीक है, ये एक इवन नंबर है और यहां प्लस में 0 है। अब 6 मल्टीप्लाई एनीथिंग, 6 एक इवन नंबर है, 6 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इस इंटीजर को 6 से डिवाइड किया होगा तो वो मेरे पास पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। वो मुझे कहां से पता चला कि मेरे पास r जो है वो 0 आ गया, ठीक है। तो r 0 आ गया मतलब ये वाला एक इवन होगा। चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये 18 एक इवन नंबर है, 24 एक इवन नंबर है, 30
एक इवन नंबर है और वो 6 से पूरा का पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। 36 एक इवन नंबर है और वो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो इंटीजर का रिमाइंडर 0 आ जाए वो एक इवन होगा। ऐसे ही इसमें ये एक इवन है और ये भी एक इवन है, तो इवन प्लस इवन हमें एक इवन नंबर ही देगा, तो ए जो है यहां पर भी एक इवन ही होगा। ठीक है, सेम विद दिस वन, ये एक इवन है और 4 भी एक इवन है, तो इवन प्लस इवन हमें इवन ही देगा। तो मतलब जो यहां पे ए है वो भी हमेशा इवन होगा। तो मतलब इवन के केस में सो यहां पे वही ना लिखेंगे कि वी नो दैट कि 6q इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6q, हम लिख लेते हैं। तो यहां पे we know that even integers, positive even integers are in the form of 6q plus 2, 6q plus 4 if divided by 6। ठीक है, therefore odd positive integers will be in the form of क्या आएगा 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। ठीक है, अगर आपने और अच्छे से प्रेजेंट करना है तो आप नीचे इन तीनों के बेसिस पे एक एग्जांपल दे सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो खत्म हो गया।